कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने। बोलते हैं यूट्यूब चैनल में आप तमाम जितने नाजरीन, जितने दर्शक हैं वर्ल्ड ओवर जो हम देख रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सैमसन डेविड। दोस्तों, आपको मालूम है कि बोलते आईने यूट्यूब चैनल की मार्फत हम हिंदुस्तान बल्कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट की मिलीजुली सभ्यता, जो हमारा सरमाया है, पूंजी है, सॉफ्ट पावर है, इसको हम शेयर करते हैं। और वो शेयर करते हैं हम म्यूजिक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स, लिटरेचर, तमाम इससे संबंधित जो भी बातें होती हैं और उनसे संबंधित जितनी भी बड़ी हमारी लिविंग सेलिब्रिटीज हैं, उन सेलिब्रिटीज को हम सामने लाते हैं और एक जश्न मनाते हैं। ऐसे लेजेंड्स को आपके सामने लाते हैं, उनकी लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं। आपने देखा होगा पिछले करीबन 1.5-2 साल से हर जुमे के रोज, हर फ्राइडे को एक ऐसी शख्सियत को हम लाते हैं, बल्कि संडे के दिन भी हम कोई स्पेशल इवेंट में लाते हैं। आज की उसी श्रृंखला के अंदर एक ऐसे व्यक्ति से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जिसको हिंदुस्तान को नाज है और हिमाचल प्रदेश से आपका संबंध है। इंडियन मिनिएचर आर्टिस्ट, यानी कि जो कि पहाड़ी लघु चित्रकला है, उससे आपका संबंध है। पद्मश्री से आपको भारत सरकार ने नवाजा है। बाद में इतने बातें मैं आस्ते आस्ते आपके सामने लाऊंगा, क्योंकि इनका बायोडाटा जैसे हम खंगालते रहेंगे, उसके दरमियान बहुत सी ऐसी बातें निकलेंगी जो हमको लुत्फ आएगा और मजा आएगा। और कई पक्ष हम देखेंगे ऐसी एक बड़ी पर्सनैलिटी का, पंडित विजय शर्मा जी। पंडित विजय शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बोलते आने यूट्यूब चैनल में। आइए सर, कैसा हाल है? एक तो पहले जी पंडित जी ये बताइएगा, आप चंबा में बैठे हुए हैं इस वक्त, चंबा के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए सर, चंबा हिमाचल प्रदेश का एक जिला है, प्राचीन शहर है, 1000 साल पुराने इतिहास है इस शहर का। 10वीं शताब्दी में इस चंबा नगर की स्थापना हुई थी और ये मंदिरों के लिए बहुत मशहूर है। और मंदिरों में जो आदमकद धातु की मूर्तियां हैं उसके लिए फेमस है। पेंटिंग, स्कल्पचर और एक और चंबा रुमाल करके एक क्राफ्ट है जो मलमल के कपड़े पे रेशमी धागों द्वारा एम्ब्रॉयडरी की जाती है। तो इन सब चीज़ों के लिए चंबा जाना जाता है। और अभी भी ये जो प्राचीन कलाएं हैं, यहाँ के कलाकार इसको अभी भी कर रहे हैं। और 8-10 लोगों को नेशनल अवार्ड वगैरह मिला है अलग अलग कला की विधाओं के लिए। बड़ा ये तो रोचक बात बताई आपने। पंडित जी ये बताइएगा कि आपका विशेषकर जो कि है चंबा नगर हिमाचल प्रदेश में है और आप एक अनुपम चित्रकार तो हैं ही, अलावा उसके हमने नोट करा है कि पहाड़ी चित्रकला के साथ साथ आप एक इतिहासकार, एक समीक्षक, प्रसारक और बल्कि जो कि पूरा संपदा के नाम से हम बता सकते हैं, जिसके आप व्याख्याता भी हैं। और अलावा इसके आपने चंबा, कांगड़ा, जयपुर,
बसोली, यहाँ के कई ऐसे कर्मियों को जो कि चित्रकला से संबंधित हैं, उनको आपने लीड करा है, सिखाया है, पढ़ाया है, और ये आप करते ही जा रहे हैं। इंटरव्यू जैसे बढ़ेगा उसमें हमारी बातें होती रहेंगी कि आपके कई वर्कशॉप होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, कई जगह जाते हैं, आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी देते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, आप लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी देते हैं। आपका जीवन जो है, हमने जब देखा आपके बायोडाटा की शुरुआत से किस तरीके के एक स्विंगिंग पोजीशन में रहा कि ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, और लेकिन अब ऐसे मुकाम पे पहुंच गया है कि हर हाथ जो है आपको सलाम करता है, क्योंकि जिनके होठों पे हंसी पांव में छाले होंगे, हाँ वही लोग तेरे चाहने वाले होंगे। आप वाकई में जी, आपके होठों पे हंसी रही, पांव में छाले हुए, आपने वो जीवन भी देखा है। ये बताइएगा कि शुरुआती जो आपका जीवन, आपके वालिदैन, उनके बारे में, घर का एटमॉस्फेयर, और कैसे ललक ये किस तरीके से हुई कि आप हूबहू एक चित्रकारी की तरफ बढ़ गए और फिर एक मिनिएचर पेंटिंग की तरफ बढ़े, और वो भी पहाड़ी कांगड़ा के नाम से, जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है। इसका थोड़ा सा आप बैकग्राउंडर बताइएगा। जी, मेरे परिवार में तो कोई आर्टिस्ट था नहीं या पेंटिंग कोई नहीं करता था जी। मेरे पिताजी हिमाचल रोडवेज में ट्रांसपोर्ट में ड्राइवर का काम करते थे। जी जी जी, जी। और मेरे को वो साथ, जब मैं छोटा बच्चा था, मेरे को अपने साथ ले जाते थे, अपने साथ जब बस चलाते थे तो उनकी जो गाड़ी का जो नंबर वगैरह होता था, वो मैं स्कूल तो जाता नहीं था, उसको मैं चौक से वो कॉपी कर लेता था। अच्छा। तो मेरे बारे में एक मशहूर हो गया कि ये लड़के के आगे कुछ जो भी लिख दो ये उसकी कॉपी कर लेता है। तो वहाँ एक ड्राइंग टीचर थे, वहाँ हमारे वो सरदार जी, उन्होंने कुछ पर्शियन में लिख दिया। अच्छा। और मैंने उसका वो कॉपी कर दिया। तो बड़े हैरान हुए कि ये लड़का जो है वो सामने रखी चीज को कॉपी कर लेता है। तो ये मेरा पहला परिचय ये था कि ये सामने रखी चीजों को हूबहू वैसा बना देता है। इस बात में स्कूल में जब पढ़ने लगे तो वहाँ स्कूल के लिए होता है कि चार्ट वगैरह बनाना, दीवारों पे कुछ पेंटिंग वगैरह ऐसा कुछ। तो मैं इस बात के लिए स्कूल में मशहूर हो गया था कि ये पेंटिंग वगैरह करता है। और एक दिन तो एक मेरे किसी ने शिकायत कर दी कि स्कूल टीचर का ये चित्र बना रहा है। एक बुजुर्ग मिर्जा मास्टर होते थे, वो साफा पहन के आते थे। तो मैं उनका स्केच बना रहा था, तो किसी ने मेरे हाथ से कॉपी खींची और टीचर को दे दी कि देखिए जी, तो आपका पेंटिंग बना रहा है। तो बजाय इसके कि मेरे को सजा मिलती, मेरे को उन्होंने शाबाशी दी कि बहुत अच्छा काम है, तो उसको जारी रखो। जी जी। धीरे धीरे पेंटिंग का शौक बचपन से पैदा हो गया। और हमारे चंबा में एक म्यूजियम है, भूरी सिंह म्यूजियम, राजा भूरी सिंह ने बनाया था 1908 में। तो वहाँ की गैलरी में पुराने पेंटिंग्स लगे थे, उनको देखने जाता था मैं और कोशिश करता था उनकी कॉपी करने की, मगर वो ना तो मेरे को मेथड का पता था बनाते कैसे हैं, ना मटेरियल का पता था। तो किसी ने फिर मेरे फादर को बताया कि वो बनारस में कला भवन में एक मुगल शैली के बुजुर्ग चित्रकार हैं, उस्ताद शारदा प्रसाद। तो उन्होंने सलाह दी कि उनके पास ले जाइए बच्चे को, तो वहाँ इसका अच्छी तालीम होगी। तो मेरे फादर मुझे ले गए वहाँ भारत कला भवन बनारस में, वहाँ उस्ताद शारदा प्रसाद जी के पास कुछ दिन रहे। मगर मेरी उम्र उस वक्त 17 साल की थी। तो उन्होंने कहा कि जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तब इसको मेरे पास छोड़ जाना। मगर बाद में उनकी किसी बीमारी की वजह से जल्दी डेथ हो गई, तो मेरे को दोबारा वहाँ जाना पॉसिबल नहीं हुआ। फिर मेरे को गवर्नमेंट जॉब सर्विस मिल गई, तो मैं नौकरी लग पड़ा करने। मगर मिनिएचर पेंटिंग के बारे में मेरी उत्सुकता थी, क्योंकि जब मैं म्यूजियम में पुरानी पेंटिंग देखता था तो मुझे बताया गया वहाँ कि ये हाथ से बनी हुई हैं पेंटिंग, और राजा महाराजाओं के ज़माने में चंबा में जो कोर्ट पेंटर्स थे वो ये काम करते थे, और उन पेंटर्स के जो डिसेंडेंट्स हैं वो अभी भी चंबा में रहते हैं। तो मैं उनसे मिला। अच्छा। मगर वो पैटर्नेज ना मिलने के कारण उन लोगों ने काम छोड़ दिया था, तो उनकी ट्रेडिशन ये बंद हो गई थी। फिर मुझे ये काम सीखने के लिए जयपुर में जाना पड़ा। चंबा में मेरी शुरुआती तालीम जो हुई है वो मिर्जा असगर बेग थे, एक स्कूल टीचर, पेंटिंग के ड्राइंग मास्टर। उन्होंने मेरे को तराशा बचपन में। मगर फिर आगे मिनिएचर पेंटिंग की तालीम मैंने जयपुर में ली। वहाँ पे
घनश्याम निम्बार्क जी से मेरा सबसे पहले मुलाकात हुई। उसके बाद वेदपाल शर्मा बन्नू जी, उनसे मैंने तालीम ली। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते मैं ये काम करता गया। मेरे साथ कुछ मेरे दोस्त भी जुड़े, वो भी काम करते रहे। तो इस तरह से एक यात्रा शुरू हुई और वो अभी भी चल रही है। और इस यात्रा में कई मुकाम आए और मैंने जो भी साधना की, ईश्वर ने मुझे उसका फल दिया और मुझे अपनी साधना का संतोष है। जी 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 जी। अब जब हम आपके चाइल्डहुड की बातें कर ही रहे हैं, मैंने एक जगह पढ़ा था आपके बारे में कि ननिहाल जो है, विशेषकर वहां पर आपका जीवन जो शुरुआती बीता, और वहां पर एक गांव है, कंकिया नाम है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि वहां पर भी आपने पहाड़ी शैली के चित्र वगैरह का जो आपके दिमाग में बातें आई वो बाद में आई, लेकिन वहां जो कंकिया गांव और वहां से किस तरीके से आपके अंदर ये बातें पनपी चित्रकला के अंदर, थोड़ा सा उस साइड भी हमको ले जाइएगा। जी, वो गांव का नाम है ककिया। अच्छा। ककिया, वो मेरा ननिहाल है इस गांव में। और मेरे जो मामा जी थे वो हेडमास्टर थे स्कूल में। अच्छा अच्छा। वो उनको पेंटिंग का भी शौक था। अच्छा। उनके बनाए हुए 2 चित्र अभी भी उनके घर में लगे। एक्चुअली छोटी उम्र में, 28 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया था जी। किसी का दुर्घटना में। तो मेरे माता जी मेरे को हमेशा ये प्रेरित करते रहे कि अपने मामा जी के पद चिन्हों पे चलना है। तो मैं जब भी ननिहाल में जाता था तो उन्होंने एक हनुमान जी का चित्र बनाया था। मैं उसको बड़े ध्यान से देखता था। अच्छा। और फिर कॉपी करने की कोशिश भी करता था। पर मगर मेरे माता जी ने हमेशा मेरे को प्रेरित किया कि मामा जी की तरह पढ़ाई लिखाई में भी अव्वल रहना है और कलाओं में भी आगे जाना है। जी 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 तो जी। इस तरह से वो जो संस्कार थे बचपन में घर से, मेरे मदर से मुझे मिले। और मेरे पिताजी ने भी कोई कसर नहीं रखी। जो भी पेंटिंग की कोई किताबें उस वक्त होती थी वो मेरे लिए ले आते थे। कोई आर्टिस्ट कोई आता था तो उससे मेरे को मिलाने ले जाते थे। तो इस तरह से अभावग्रस्त जिंदगी थी, मगर ईश्वर ने मार्ग प्रशस्त किया और मैं चलता रहा। तो ऐसी मेरी यात्रा अभी तक चल रही है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, बाद में जब मैंने और पढ़ा आपके बारे में तो पता चला कि आप एक जब करीबन 23, 24, 25 साल के थे तो आप शिमला करीबन 25 साल में वहां पर ट्रांसफर हो गए। भाषा और संस्कृति वहां का विभाग है, और वहां का जो जीवन है आपने जो बिताया है उसकी इतनी यादें आपसे जुड़ी हुई हैं, क्योंकि वहां पर जब आप रहते थे तो अपने यार दोस्तों के साथ टाइमिंग भी बिताते थे, और जो आपका ऐसा वक्त होता था लेजर का टाइम, तो गेटी थिएटर या दूसरी जगहों पर आप बैठ के बड़े मुशायरों में उर्दू की और कविताओं को सुनने के लिए आप काफी टाइम निकालते थे। और वहां भी आपका जो लगाव है आपका शेरो शायरी के साथ, हिंदी की कविता के साथ, और जितनी भी फनून लतीफा जो है जिसे हम कहते हैं उससे आपका जुड़ाव रहा, वहां की यादों के बारे में प्लीज थोड़ा सा बताइए। जी, शिमला में एक हिमाचल स्टेट म्यूजियम है शिमला। उसके जो संस्थापक क्यूरेटर थे डॉक्टर विश्व चंद्र ओहरी, अच्छा। संयोग से वो भी चंबा से ताल्लुक रखते थे। तो मैं एक आर्टिस्ट के नाते उनके पास जाता था, अपनी पेंटिंग दिखाता था और वो मुझे गाइड करते थे कि इसमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, चंबा शैली क्या है, कांगड़ा शैली क्या है, बसोली क्या है। वो सारी जो उसकी बारीकियां वो मुझे एक चित्रकार के रूप में मुझे वो बताते थे। अब संयोग से ऐसा था कि मेरा हैंड राइटिंग जरा अच्छा था लिखने में। अच्छा। उन्होंने देखा कि इसका हैंड राइटिंग ठीक है, तो वो मेरे को डिक्टेशन देने के लिए बुलाते थे। तो उन्होंने जितनी भी किताबें लिखी हैं वो मेरे को डिक्टेशन देते थे। अच्छा। मेरा नाम उन्होंने रखा था मुंशी राम, कि मुंशी है ये, डिक्टेशन लेता है। वाह 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 तो वाह। 30 साल की लंबी अवधि तक मेरा उनके साथ ताल्लुक रहा। जी। और जितनी भी किताबें उन्होंने लिखी वो सारा मैं डिक्टेशन लेता था। और धीरे धीरे वो जो बातें मुझे लिखाते थे वो मेरे दिमाग में भी घुसती जाती थी कि वो क्या बोल रहे हैं, वो सारा मैं आत्मसात करता गया। तो Okay. मेरे वो मेरा कला आर्ट क्रिटिक के रूप में मेरे गुरु वो हैं जिन्होंने मुझे ये सारा सिखाया कि सौंदर्य शास्त्र क्या है, कला का आर्ट क्या है, मिनिएचर पेंटिंग क्या है, वो सारा उन्होंने मुझे ज्ञान दिया। और उन्हीं की बदौलत आज मैं जिस मुकाम पे पहुंचा हूँ
मैं उसका श्रेय उन्हीं को देता हूँ। हमारा वो बहुत मेरे को बहुत कहते थे कि ये जो मिनिएचर पेंटिंग की जो कला है, इसका जो सेंट्रल आइडिया जो है वो है रीतिकालीन हिंदी काव्य। जी। ये एक ऐसा युग था हिंदी साहित्य का, रीति युग, रीतिकाल पोइट्री, जिसमें ये 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक ये जो कवियों ने जो रचनाएं की ब्रज भाषा में, और उसी युग में ये मिनिएचर पेंटिंग भी पनपी और विकसित हुई। और ये जो ख्याल गायकी का जो युग है, ठुमरी और ख्याल गायकी, इसका भी समय यही है इत्तेफाक से। तो ये रीतिकालीन कविता, मिनिएचर पेंटिंग और शास्त्रीय संगीत, ये एक ऐसी त्रिवेणी है जिसमें मैं आज तक गोता लगा रहा हूँ। हिंदी साहित्य में मेरा जो इंटरेस्ट बना ब्रज भाषा में, उसने मेरी पेंटिंग की जो जमीन थी उसको पुख्ता किया। और जो भाव रीति काव्य के हैं, चाहे वो अष्टनायिका के हैं या दान लीला के हैं या कई प्रकार के नायक नायिका के जो प्रणय प्रसंग की जो आते हैं, वो सारे वो भाव जो हैं वो मिनिएचर पेंटिंग में भी आते हैं और वो शास्त्रीय संगीत में भी आते हैं। नहीं, ये रीति काल का विशेषकर आप बता रहे हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य के जो 4 भाग हैं जो कि वीर गाथा काल से जो शुरू हुए, जैसे मान लीजिए, बाद में रीति काल जो है, लेकिन उसको नेग्लेक्ट भी बहुत किया गया है, जहां तक मैंने नोटिस करा इस बात को। रीति काल का उसमें ऐसा है सर कि देखिए, हिंदी साहित्य में सबसे पहले आदि काल है, फिर भक्ति काल है, फिर रीति काल है, और रीति काल के बाद आधुनिक काल है। हमारी जो मिनिएचर पेंटिंग की जो कला है वो रीति काल से शुरू होती है और रीति काल में ही खत्म हो जाती है। और इसमें अच्छी बात यह है कि जो कवियों को जो मान सम्मान दरबारों में मिलता था, जैसे केशव दास ने रसिक प्रिया लिखी, या कवि बिहारी ने बिहारी सत्य लिखी, मतीराम है, महाकवि देव हैं, इन लोगों ने जो काव्य रचनाएं की हैं, और राधा कृष्ण को लेके जो ऐसा उन्होंने नई नई कल्पनाएं की हैं। अब जैसे दान लीला है, हम क्लासिकल म्यूजिक में बंदिश सुनते हैं तिलक का मोद में, नीर भरन कैसे जाऊं सखीरी। अब क्या बात, वैसे ये बंदिश नवाब वाजिद अली शाह ने लिखी है। अच्छा, में जो थे, अच्छा, नीर भरन कैसे जाऊं, तिलक का मोद की बंदिश है। तो इसमें हाँ, ये एक्चुअली दान लीला का विषय है। दान लीला का मतलब है जब राधा और गोपियां मथुरा जाती थी दही और ये मक्खन लेके, तो रास्ते में वो कृष्ण अपने ग्वाले दोस्तों के साथ बैठ जाते थे और वो रोकते थे, उनकी मटकी फोड़ देते थे। वो कहते हमें टैक्स दे के जाओ। तो ग्वाले वो ये राधा और गोपियां कहती तुम्हें किस बात का टैक्स देना, तुम कौन लोग हो टैक्स मांगने वाले। तो वो कहते हैं कि हम जाने नहीं देंगे आपको, आपका ये सारा सामान बर्बाद कर देंगे। फिर वो धीरे धीरे नेगोशिएट करते हैं और वो तैयार हो जाती है गोपियां वो मक्खन दही तो दान के रूप में देने के लिए, टैक्स के रूप में। अब जब वो दही देने को तैयार हो जाती हैं तो वो अकड़ जाते हैं कृष्ण जी कि मैं तो अब दही दान नहीं लूंगा, मुझे तो यौवन दान चाहिए। तो ये जो उनकी नोक झोंक जो है, ये काव्य में भी झलकी है, पेंटिंग में भी झलकी है, और शास्त्रीय संगीत की बंदिशों में भी झलकी है। पंडित जी, जो आपने नवाब वाजिद अली शाह का नाम लिया, मुझे ऐसे ही बैठे बैठे याद आया, क्योंकि आप चंबा में बैठे हैं, और चंबे इतना खूबसूरत एक जगह है कि जिसको नोट करते हुए नवाब वाजिद अली शाह साहब ने, जब उनको वहां से निकाला गया लखनऊ से ब्रिटिश हुकूमत ने, तब एक उन्होंने बहुत ही सुंदर एक कविता लिखी, और जिसमें उन्होंने नहीं वो तो है ही, उन्होंने लखनऊ को इस तरीके से संबोध करते हुए बताया कि ये मेरा एक या फादर है, पिता है या बाबुल है, और मुझे वहां से निकालता है ना, लड़की को विदा कर रहे हैं। तो वो कहते हैं, मेरे को याद आ गया इसी वक्त कि काहे बिहाए बदेस रे लखी बाबुल मोरे, और फिर वो कहते हैं कि हम तो रे बाबुल चांबे की चिड़िया, यानी चंबा हम तो रे बाबुल चांबे की चिड़िया, मारे डला उड़ जाए रे लखी बाबुल मोरे।
तो ये देखिए, अभी नवाब वाजिद अली शाह जो कि पेट्रन थे, खासकर क्लासिकल डांस के, पोइट्री के, आप ये बताइएगा कि जो पेट्रनेज का सवाल जो है, ये एक इतना गहन, विशेष, डीप, मीनिंगफुल बात है कि जो पेट्रनेज म्यूजिक में मिलती है, दूसरी उसको मिलती है, लेकिन पेंटिंग में, विशेषकर मिनिएचर पेंटिंग को जो मिलनी चाहिए, वो बड़ी हाईली नेग्लेक्टेड। दिस इज माय फीलिंग, आई थिंक। हाउ आपके क्लास, आप बताइए इसके बाद। नेग्लेक्टेड तो आज के दौर में है ना जी। ये जब 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 ये राजा महाराजाओं का जमाना था, तो उन राजाओं में आपस में एक प्रतिस्पर्धा रहती थी कि मेरे दरबार में अच्छे कलाकार हों। करेक्ट जी। एक्चुअली जो देखिए, दरबार में जो दरबारी लोग थे, कोर्टियर जो थे, ऐसे हर एक आदमी को वहां जाने की इजाजत नहीं थी। उनमें कुछ गुण होने चाहिए थे। जैसे 5 गुण तो उनको जरूर होने चाहिए थे दरबारियों में। एक तो पोइट्री को अप्रिशिएट करने की कला, राग रागनियों की समझ, तीसरा हीरे जवाहरात, इसकी रत्न की समझ, और तलवार की समझ, हथियार की, अस्त्र शस्त्र, और 5वां घोड़े की समझ होनी चाहिए। ये 5 गुण जो थे, क्या बात है, अरे वाह, तो दरबारियों में जो थे। तो दरबार में जब उस जमाने में ऐसा तो था नहीं कि आप सीडी लगा के गाना सुन रहे हैं, वो रूबरू सुनते थे गाना, विदाउट माइक्रोफोन के, बैठ के स्टाइल। ये आपको मिनिएचर पेंटिंग में ये चीज देखने को मिलेगी कि वो हुक्का पी रहे हैं और मसनद में हैं दरबारियों के साथ, और वो कंचनी नाच रही है, वो गाना चल रहा है। नैन सुख एक बड़े कलाकार हुए कांगड़ा पेंटिंग के, उन्होंने एक पेंटिंग बनाई है अपने पैटर्न की। पैटर्न जो है वो घोड़े पर सवार होकर सरसों के खेत में जा रहा है। अच्छा। उसके आगे घोड़े पे एक गायिका गाना गा रही है, घोड़े पे चले जा रहे हैं खेत में सरसों को, और कल्पना देखिए, राजा घोड़े पे सवार है, गायिका सवार है, और तबले वाला जो है वो भी घोड़े पे बैठ के तबला बजा रहा है जी। ये ऐसा नहीं, ये क्लासिक, ये एक रोमांटिक पीरियड जिसे कहते हैं, रोमांटिक पीरियड, ये मिसिंग है। अब ये उस जमाने में जो है 1600 से 1800 तक की शताब्दी के अंदर इतना पेट्रनेज मिली है, और उसमें तो आपका बहुत काम है। आपका कोई खास काम ऐसा बताइएगा जो आपके पास हैंडी हो इस वक्त, कुछ देखने लायक भी हो मिनिएचर का, जो कि, और आपकी तो किताबें इतनी निकली हैं, हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी, आपके ऊपर लोगों ने लिखी हैं, आपके वर्क पे लिखी हुई है, भारत सरकार ने पद्मश्री से आपको नवाजा है, यानी कि हर दौलत आपको मिली है इस जीवन में। तो आप कुछ प्लीज हमारे नाजरीन को पेश कीजिएगा, दिखाइएगा आपकी कुछ पुस्तकों के बारे में, और उनके बारे में बताइए। जी मैं दिखाता हूँ, मगर उससे पहले थोड़ा सा मैं एक इस कला के बारे में ब्रीफ थोड़ा बता दूं। प्लीज। ये मिनिएचर पेंटिंग की कला उस युग की कला है जब मनोरंजन के बड़े लिमिटेड साधन थे। अच्छा। राजा के दरबार में कवि आते थे, कविताएं सुनाते थे, शास्त्रीय संगीत वाले गाना बजाना करते थे, मगर ये जो आर्टिस्ट थे, दरबारी चित्रकार, ये पूरी फैमिली राज दरबार के लिए काम करती थी, और वो पेंटिंग उन विषयों पे बनाती थी जिसपे उनके पैटर्न का जो रुझान हो, और ज्यादातर वो रोमांटिक युग था, ये रीतिकाल का प्रभाव था, नायिकाओं का वर्णन होता था, नायिकाओं के नक्श का वर्णन होता था, और ऐसी ऐसी कल्पनाएं होती थी कि जैसे एक अभिसारिका नायिका, एक मान लीजिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अभिसारिका नायिका का मतलब है कि वो रात को अंधेरी रात में, जब बादल गरज रहे हैं, बिजलियां चमक रही हैं, और बादलों की गड़गड़ाहट हो रही है, और रास्ते में सांप है, बरसात के दिन है, और वो बड़े मनोयोग से अपने प्रेमी से मिलने के लिए जा रही है। तो ये अभिसारिका नायिका का एक वर्णन है कि अंधेरी रात में अपने प्रेमी से मिलने जा रहा है। जैसे वो पंकज मलिक का जो गाना है, पिया मिलन को जाना, पिया मिलन को जाना, तो वो जो भावना है ना, वो नायिका में। अब कवि जो बिहारी हैं वो ऐसे वो उल्टी बात करते हैं। अच्छा। सभी कवि ये कहते हैं कि नायिका प्रेमी से मिलने को जा रही है, बिहारी कहते हैं कि नायिका प्रेमी से मिलकर लौट रही है। अच्छा। वो अपने अभिसार की जो बात है, वो अपने सखी को बता रही है कि हे सखी, आज मैं अपने प्रेमी से मिलने गई थी, आज मेरी जान बड़ी मुश्किल
मुश्किल से बची, तो अपने वो सखी को वृतांत बता रही है। मिलने के बाद का जो इफेक्ट है। जी जी जी। वो कहती है नायिका, अब अभिसारिका कहती है कि मैं जब गई थी प्रेमी से मिलने, उस वक्त तो अंधेरा था, अंधेरी रात में चली गई, मेरे प्रेमी ने मुझे बहुत देर तक बिठाए रखा, मैं तो जल्दी आना चाहती थी मगर उसने मुझे देर तक रोक के रखा। क्या बात। और जब मैं वहां से निकली, उनके घर से निकली, तो चंद्रोदय हो गया, चांदनी आ गई, तो मेरे को तो मुंह छुपाना मुश्किल हो गया कि अब चांदनी रात में मैं कैसे छुपते छुपाते घर जाऊंगी। ये तो भला हो उन भंवरों का जो मेरे शरीर की सुगंध से मेरे इर्द गिर्द मंडराने लगे और मैं छुपती छुपाती बड़ी मुश्किल से घर में पहुंची। अब इसमें देखिए ना, इसमें दो तीन देखिए इमेजिनेशन, देखिए अंतर देखिए कि लोग तो कहते हैं जब जारी है तब का करते हैं, ये इन्होंने कर दिया मिलने के बाद जो है क्या क्या हुआ वो। इसमें दो तीन बातें वो इनडायरेक्टली नायिका बोल रही है। एक तो बोलती है कि मेरे को ज्यादा देर तक मेरे प्रेमी ने बिठा रखा, तो वो रूप गर्विता नायिका है, वो सुंदर है, अपनी ब्यूटी का बखान कर रही है कि मैं इतनी सुंदर हूँ, मेरे प्रेमी ने मुझे ज्यादा देर बिठा रखा, इसको बोलते हैं रूप गर्विता नायिका। फिर मैं जब निकली चांदनी में तो मेरे शरीर से जो सुगंध निकलती है तो उसके आकर्षित होकर भंवरे मेरे इर्द गिर्द मंडराने लगे। इनडायरेक्टली बोल रही है कि मैं पद्मिनी जाति की नायिका हूँ जिनके शरीर से सुगंध निकलती है। तो ये जो चीजें हैं, ये फीलिंग की बातें हैं जो पुराने राजा महाराजा थे, वो इन चीजों को, वो एस्थेट थे, सौंदर्य शास्त्री थे। एग्जैक्टली इन बातों को खुश होकर वो कलाकारों को जागीरें दे देते थे। क्या बात, क्या बात। वो जमाना ख्याल ख्वाब हुआ। ये फीलिंग्स की बात है, वो फीलिंग अब तो नहीं आती है, उस जमाने के राजा महाराजों में आती थी और इतने खुश होते थे, क्या कल्पना की है, और उस पे ही इनामात तकसीम किए जाते थे। वाह। मगर कवियों ने भी बड़ी अजीबोगरीब कल्पनाएं की है। अब जैसे एक नायक है, उनको बोलते हैं अनुकूल दक्षिण नायक। चार प्रकार के नायक हैं। उसमें एक है दक्षिण नायक। दक्षिण नायक का मतलब है कि ऐसा नायक जिसकी एक से अधिक पत्नियां हों। अच्छा अच्छा। और सबको वो बराबर खुश रखता है, वो दक्षिण नायक है। अरे वाह। हाँ, बड़े टैक्टफुल तरीके से सभी को खुश रखता है। अब एक राजा है, उसकी दो पत्नियां हैं। राजा कहीं बाहर गया है विदेश, अब वो वापस जब लौटा तो देखा कि दोनों पत्नियां इकट्ठी बैठी हैं। दोनों पत्नियां जो उसकी वो इकट्ठी बैठी हैं। अब वो पहले किसी से बात करेगा तो दूसरी नाराज हो जाएगी, पहले किसी को टच करेगा तो दूसरी नाराज हो जाएगी। अब ऐसी स्थिति में उसने कैसे सिचुएशन को हैंडल किया? जब वो आया पीछे से देखा कि दोनों बैठी हैं, तो उसने जो जिसके साथ कम प्रेम था उसकी आंखें बंद कर ली, पीछे से आके। जो जिसके साथ कम प्रेम था उसकी आंखें पीछे से बंद कर ली, तो वो खुश हो गई कि पहले मुझे टच किया, मैं ज्यादा प्रिय हूं। मगर एट द सेम टाइम उसकी आंखें बंद करके जो दूसरी बैठी थी उसका किस कर लिया उसने। तो एक ही टाइम में बड़ी चतुराई से उसने दोनों को हैंडल किया। ये नायिका भेद की सारी बातें हैं जिसपे दरबारों में चर्चा होती थी और कलाकार ये पेंटिंग बनाते। जी 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 जी, बड़ी बात। हमारे भारतीय ट्रेडिशन में शयन कक्ष में शुक और सारिका यानी तोता मैना के पिंजरे रखने की परंपरा रही है हमारे इंडियन ट्रेडिशन में। क्या अब देखिए कवि ने क्या कल्पना की है कि जब नायक और नायिका की नई नई शादी हुई जी, तो उन्होंने वो अपने बेडरूम में वो तोते का पिंजरा रखा था। अब वो जब उनके अंतरंग जब क्षण आए वहां पे बेडरूम में उनके शयन कक्ष में, अपने वो उन्होंने अंतरंग बातें की, नए नए पति पत्नी है, तोते ने वो सारी बातें सुन ली। सुबह जब घर के बड़े बुजुर्ग बैठे थे घर में, तो नायिका ने वो पिंजरा तोते का बाहर रख दिया। तो जैसे ही तोते का पिंजरा बाहर उसने टांग दिया, तो रात को जो तोते ने बातें सुनी थी वो दोहराने लगा। तो बड़ी एम्बेरसमेंट वाली बात हो गई कि तोता बोल के रहा है। तो नायिका ने बड़ी चतुराई से अपने नाक से वो होता है ना वो नोज पिन, इसमें वो माणिक का नग रूबी लगा था, चुपचाप निकाला
और तोते के आगे कर दिया। तोते ने सोचा ये अनार का दाना है, अनार दाना है, उसको चोंच में ले लिया और बड़ी चतुराई से नायिका ने तोते की बोलती बंद कर दी। अब ये जो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये आर्टिस्ट ने अपने रंग और रेखाओं से प्रकट की है। अच्छा, तो अच्छा। कवियों ने तो सिर्फ आत्मा दी, मगर शरीर उसको दिया है चित्रकारों ने। और चित्रकारों और कवियों में भी एक होड़ रहती थी कि कवि ने जो उड़ान कल्पना की भरी है, क्या आर्टिस्ट भी उस उड़ान तक बराबर चलता है या नहीं। ये भी एक जुगलबंदी है पोइट्री की और पेंटर की। क्या बात है, वाह। अभी ये शानदार शाहकार बने हैं। अब मैं आपको एक पेंटिंग दिखाता हूँ जो नायिका अभिसारिका नायिका जो अपने प्रेमी से मिलने जाती है रात को। हाँ, क्या बात है। अच्छा, इसमें वो दिखाया कि वो अंधेरी रात में नायिका आगे जा रही है, पीछे उसकी सखी है। हाँ हाँ हाँ, वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत ही लाजवाब है। तो इसमें आप देखें कि कोने में वो कृष्ण नायक जो है वो कृष्ण के रूप में दिखाया है, वो भी नहीं, बहुत लाजवाब लग रही है, मजा आ गया देख के सर, इट्स फैबुलस। क्या बात है, क्या बात है। ये ऐसे ही एक और पेंटिंग मैं आपको दिखाता हूँ कि ये भी अभिसारिका नायिका है। ये अब वहां पहुंच गई है उसके घर में। बिल्कुल ठीक। सही है। के रूप में कृष्ण को दिखाया गया है। अच्छा। और कृष्ण उसको पूछ रहे हैं कि तुम बरसात में बादलों में गरजते हुए बादलों में आई मेरे घर, रास्ते में सांप भी मिले, सांप भी दिखाया हुआ देखिए। इतनी बाधाएं पार करके मेरे पास पहुंची, तब तो तुम्हें भय नहीं लगा। अब मैं तुम्हारे साथ प्रेम भरी बातें कर रहा हूँ तो तुम भय से कांप रही हो। वाह 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 वाह, ये क्या ख्याल है, क्या कल्पना है, वाह, वंडरफुल। एक और दिखाता हूँ मेरे को। जी जी जी। ये भी नायिका भेद पे पेंटिंग है। इसमें आप देखोगे कि शयन कक्ष में वो नायक और नायिका ये लेटे हैं जी। अब इसमें नायक तो सोया हुआ है और नायिका जो है वो उसको देख रही है। जी जी जी। और इस पेंटिंग का शीर्षक है डिलेमा ऑफ द हीरोइन, नायिका की दुविधा। नायिका ये सोच रही है कि अगर मैं आंखें खुद ही रखती हूँ जी, अगर मैं आंखें बंद कर लूं तो मैं अपने प्रीतम का मुख देखने से वंचित हो जाती हूँ जी। अगर मैं आंखें खुद ही रखूं तो मेरा प्रेमी मुझे तंग करने लगता है। मैं क्या करूं, आंखें खुद ही रखूं या बंद रखूं। वंडरफुल वंडरफुल। ये दुविधा है इस नायिका की। जी 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 जी। अच्छा पंडित विजय शर्मा साहब, हमने गौर किया जब आपका बायोडाटा भी देख रहे थे और वैसे भी काफी न्यूज में रहते हैं, गुलजार साहब जो कि एक बड़े मशहूर हमारे एक शायर हुए हैं, उन्होंने गीत लिखे, लिरिसिस्ट रहे हैं और बड़ा मशहूर नाम है, उनके गानों पे भी आपने कई पेंटिंग्स बनाई हैं और उनको बड़ा मानते हैं, कुछ उस पर प्रकाश डालिएगा प्लीज। देखिए सर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे जो बात की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि मिनिएचर पेंटिंग का और पोइट्री का आपस में बहुत गहरा संबंध है। और पहले भी पुराने जमाने में कवियों की रचनाओं पे आर्टिस्ट पेंटिंग बनाते थे। तो इत्तिफाक ऐसा हुआ कि 2008 में एक सेमिनार हुआ शिमला में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में। वहां पे उस वक्त गुलजार साहब को नया नया ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो वो भी उस सेमिनार में आए थे और मैं भी उस सेमिनार में गया था। तो उन्होंने एक चंबा के गद्दी जनजाति पे कोई कविता लिखी थी, नज्म। तो उसमें चंबा के कुछ लोकल डायलेक्ट के कुछ शब्द थे, वो उसका कंफर्म करना चाहते थे। तो उन्होंने पूछा कि चंबा का कोई आदमी यहाँ है। तो पीआरओ से उन्होंने मुझे कहा कि आपको गुलजार साहब ने याद किया। मुझे बड़ी खुशी हुई, विश्वास नहीं।
तो मैं चला गया उनके पास, तो उन्होंने वो नज़म मुझे सुनाई और कहा कि इसमें मैंने कुछ चंबा के शब्द डाले हैं, तो आप देखिए वो शब्द ठीक है या गलत है। तो उसमें कुछ था, तो वो सुधार मैंने उनका वो करा दिया। उसका मजमून ये था कि वो चंबा गए थे गुलजार साहब घूमने के लिए गद्दी जनजाति क्षेत्र में, भरमौर कहते हैं उसे, और वो एक गद्दी ट्राइबल के घर में गए और वो बेटी थी छोटी, उनको कहा कि बेटी कोई गाना सुनाओ। तो उस ट्राइबल लड़की ने गाना सुनाया, कजरारे कजरारे। तो गुलजार साहब ने अपनी नज्म में लास्ट में लिखा, शर्मिंदा होके लौटा मैं चंबा से, कितना गंदा किया है मैंने रावी नदी का पानी। कि मैंने जो फिल्मों में गाने लिखे वो ट्राइबल लोग गा रहे हैं। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, वाह वाह। और बाद में उन्होंने वो नज्म मेरे को नजर कर दी कि ये उन्होंने लिखा बाकायदा ऑडियो में, उसमें कहा उन्होंने, ये नज्म मेरे चंबा के दोस्त विजय शर्मा के नाम है। क्या बात है, फैंटास्टिक। तो मैं वहाँ सेमिनार में था, तो वहाँ पे जो डायरेक्टर थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के, उन्होंने मुझे कहा कि हम गुलजार साहब को सम्मानित करना चाहते हैं, आप कोई अच्छी सी पेंटिंग बना दीजिए। तो मैंने सोचा गुलजार साहब खुद शायर हैं, कवि हैं, और क्यों ना इन्हीं की कविता पे कोई पेंटिंग बनाई जाए। और मेरे दिमाग में वही गाना आया जो सबसे पहले उन्होंने फिल्मों में लिखा था, बंदनी फिल्म के लिए। एस.टी. बर्मन साहब ने वो धुन बनाई थी, लता मंगेशकर ने गाया था, मोरा गोरा रंग ले ले मोहे श्याम रंग दे दे। क्या बात, क्या बात। रात ही मैं मोहे पी का संग दे दे। जी, मैंने देखा कि मोरा गोरा रंग ले ले मोहे श्याम रंग दे दे, मैंने कृष्ण को गोरा बना दिया, राधा को सांवला बना दिया। वो चांदनी रात में वो जा रहे हैं नदी के किनारे। तो वो पेंटिंग जब मैंने बनाई और उनको मैंने भेंट की, तो वो बड़े खुश हुए देख के। और बाद में उन्होंने मुझे अपने बॉम्बे अपने घर में बुलाया। मैं एक बार वो मिसेज टीना मानी के घर काम करने गया पेंटिंग का, तो उन्होंने मुझे बुलाया लंच पे। तो मैंने देखा कि उन्होंने जहाँ पे वो बैठ के अपना ऑफिस है, वहाँ मेरी पेंटिंग दीवार पे उन्होंने लगाई थी। क्या बात है। तो मैं बड़ा, तो फिर मैंने और एक और मैंने पेंटिंग बाद में उनको बना के दी, जो लेकिन फिल्म में उन्होंने गाना लिखा था, आशा जी ने गाया था, वो जूठे नैना बोले सांची बत्तियां। नायक जो है वो खंडिता नायिका की बात है कि जूठे नैना बोले सांची बत्तियां, कि जो चुंबन किया है नायिका ने, वो उसके माथे पे निशान है काजल के, वो लिपस्टिक वगैरह के, वो निशान लेके जब घर में आता है अपनी वाइफ के आगे मॉर्निंग में, तो फिर वो पूछती है कि जैसे इसमें बहुत सारे काहे झूठी बनाओ बत्तियां, ऐसे ऐसे कई, काहे अब तुम आए मोरे द्वारे, ऐसे कई बंदिशें शास्त्रीय संगीत में हैं इसी पे खंडिता नायिका के। तो वो मैंने पेंटिंग जो थी वो गुलजार साहब के लिए बनाई थी। वो मेरे जिंदगी का यादगार वो दिन है। और बाद में गुलजार साहब का एक इंटरव्यू छपा था द हिंदू में, द हिंदू अखबार में इंटरव्यू छपा। तो किसी ने पूछा कि आपको 50 साल हो गए फिल्मों में गाने लिखते हुए, कोई यादगार बात बताइए। तो उन्होंने कहा कि मैं सोचता था कि मैं गाना लिखता हूँ, संगीतकार धुन बनाते हैं, गायक गाते हैं, एक्टर एक्टिंग करते हैं, मगर इस बार मेरे को नया अनुभव हुआ कि मेरी पेंटिंग बनी। चंबा के आर्टिस्ट विजय शर्मा ने मेरे गाने में पेंटिंग बनाई है, मेरे लिए नया अनुभव रहा। तो मेरे लिए बात है कि गुलजार साहब इट्स अ बिग ऑनर, ये बहुत बड़ी बात है। बाकी उन्होंने मेरे को बहुत सारी किताबें अपने साइन करके मुझे भेंट की हैं, और वो आज लाइब्रेरी का सरमाया है वो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि पंडित जी के अभी आप शुरुआत में जब इंटरव्यू हुआ तो कुछ किताबों का जिक्र हुआ, आपके ऊपर कई किताबें आपके अंग्रेजी और हिंदी में लिखी गई हैं, कुछ उनके बारे में बताइए और दिखाइए प्लीज। ऐसा है ना कि ज्यादातर किताबें अंग्रेजी में लिखी जाती हैं आर्ट पे। उससे क्या कि हमारे जो इंडिया में हिंदी भाषी जो पाठक हैं वो महरूम रह जाते हैं उन बातों से जो हिंदी में लिखी नहीं गई हैं। तो मैंने कांगड़ा पेंटिंग को ये निकाली थी एक किताब। अच्छा अच्छा, हाँ, कांगड़ा के चित्रांकन, जी 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 जी, चित्रांकन परंपरा, जी जी, आप नाम आया विजय शर्मा जी। इसमें हरिवंश राय बच्चन की भी एक कविता मैंने छापी है जो उन्होंने कांगड़ा कलम पे लिखी थी।
फिर अब जब मैंने हिंदी में किताब लिखी, पहले कहते थे जी हिंदी में कोई नहीं किताब है, आप लिखिए। अब जब मैंने हिंदी में लिखी तो जो अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं बोल रहे जी हम हिंदी नहीं जानते, तो उसके लिए फिर मेरे को दोबारा उसी का अनुवाद करके एक किताब लिखनी पड़ी। जी 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 जी, क्या बात है, क्या बात। कांगड़ा वैली, जी हाँ, पेंटिंग्स इन द कांगड़ा वैली, विजय शर्मा, जी ब्यूटीफुल, बिल्कुल। क्या बात है, फैंटास्टिक। जी 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 जी। और भी बहुत सारी किताबें मेरी छपी हैं, कितनी दिखाऊं मैं आपको। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वैसे तो कई होंगी आपके पास। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, ये भी बड़ी बड़ी अच्छी, क्या बात है, कितनी बड़ी यादगार है आपके लिए। चंपा पेंटिंग पे है ये। चंबा पेंटिंग, विजय शर्मा तो जी। ये किताब है मेरी। जी 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 जी, क्या बात है, क्या बात है। या पहाड़ी पेंटिंग्स ऑफ एन एंशिएंट रोमांस, द लव स्टोरी ऑफ उषा अनिरुद्ध, क्या बात, क्या बात है। हाँ, दिस इज मार्वलस। और भी बहुत सारी है, मैं वो दिखाने लगूंगा साथ। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। मगर आप मेरा गूगल पे देखेंगे तो मेरी सारी किताबें आपको वहां मिल जाएंगी। बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये बताइएगा पंडित विजय शर्मा जी के आप किताबों का भी जिक्र हुआ, सब कुछ हुआ, हमने अक्सर नोट करा है कि आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स या ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, या ऐसी बॉडीज हैं जो कि आर्ट, कल्चर, म्यूजिक के लिए काम कर रही हैं, खासकर आप अक्सर जाते रहते हैं, विशेषकर जैसे चंडीगढ़ में, शिमला में, या देश के और विभाग जो हमारे हैं उनमें जाते हैं। आपने कई एग्जीबिशंस भी ऑर्गेनाइज करी हैं, कुछ करवाई हैं, और किस में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करा, कुछ आपने, और किसी में आप लेक्चर देने गए हैं, व्याख्या करने गए हैं, वगैरह, अलग अलग। आप जो आजकल आम ऑडियंस जो देखते हैं, जो स्पेक्टेटर्स हैं, उनके बारे में, और प्लस जो हमारा उभरता यूथ है, उनके प्रति आर्ट की संवेदना वो कितनी है, कुछ अपने हिसाब से, अपने नजरिए से प्लीज बताइए। देखिए, इंडिया में जितनी भी स्टेट्स हैं, लगभग हर स्टेट में एक आर्ट कॉलेज है, और उस आर्ट कॉलेज में जो कला शिक्षा जो है वो आज भी जो पाश्चात्य जो ट्रेंड है, वेस्टर्न आर्ट के, वही कंटिन्यू कर रहे हैं वहाँ पे जी। और उसके ऐसा होने के कारण जो हमारा ट्रेडिशनल आर्ट है जी, मिनिएचर पेंटिंग का, वो थोड़ा, उसको बहुत धक्का लगा, वो ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाया। अच्छा। उसका कारण ये रहा कि हमारे देश में कोई सांस्कृतिक नीति नहीं रही। अब देखिए, ये जो कलाएं थी पेंटिंग की और शास्त्रीय संगीत की, ये दोनों कलाएं राजाश्रय में फली फूली और विकसित हुई। अब जब ये देश आजाद हुआ 1947 में, तो शास्त्रीय संगीत को तो स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाने लगा। उसमें भी ऑप्शन कि आप वोकल सीखेंगे या इंस्ट्रूमेंटल सीखेंगे। मगर ये जो मिनिएचर पेंटिंग की कला थी, इसके लिए आज की तारीख में सरकार की तरफ से कोई भी कुछ भी नहीं किया गया। आज की डेट में अगर कोई इस कला को सीखना चाहता है तो उसके लिए सरकारी कोई संस्थान नहीं है। अभी भी ये गुरु शिष्य परंपरा के तहत ही चली आ रही है। ये एक बहुत दुखदायी बात है। जबकि इसके विपरीत आप हैरान, लाहौर यूनिवर्सिटी में, पाकिस्तान में, मिनिएचर पेंटिंग को एक स्वतंत्र रूप से एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है वहां पे। ऐसा भारत में अभी तक संभव नहीं हुआ है। इसके लिए मैं मानता हूँ कि हमारे नीतियां ऐसी सांस्कृतिक रही जिसमें मिनिएचर पेंटिंग के लिए कोई जगह ही नहीं है। आर्ट कॉलेज में थ्योरी पढ़ाई जाती है कि कांगड़ा स्कूल था, बसोली स्कूल था, मगर प्रैक्टिकल के रूप में कुछ भी नहीं है। ये एक बड़ी विरोधाभास वाली बात है और आज भी इस दिशा में कुछ काम नहीं हो रहा है। ये सरकार को चिंता रहती है कि देश में बाघों की संख्या कम हो रही है, यहाँ चित्रकारों की संख्या कम हो रही है, उसके बारे में किसी की चिंता नहीं है। अरे एक बड़ी विचित्र बात है। बहुत अच्छी बात बताई। जी जी जी। अच्छा पंडित जी, ये बताइएगा। देखिए ना, हाँ प्लीज। देखिए, आपकी बात एक बार, दिल्ली में संगीत नाटक अकेडमी है। संगीत नाटक अकेडमी में लोक कला का अलग विंग है, शास्त्रीय कला का अलग विंग है।
और जो भी बजट है वो लोक कला का बजट लोक पे खर्च किया जाता है, फोक पे, और क्लासिकल का जो बजट है वो क्लासिकल पे खर्च किया जाता है। हिंदुस्तान में भी शास्त्रीय संगीत के घरानों की तरह चित्रकला के घराने थे। जैसे शास्त्रीय संगीत का ग्वालियर घराना, आगरा घराना, दिल्ली घराना, जयपुर अतरौली घराना, रामपुर सहसवान घराना, या पंजाब में पटियाला घराना था, वैसे ही इंडिया में राजस्थानी पेंटिंग, दक्कनी पेंटिंग, मुगल पेंटिंग, पहाड़ी पेंटिंग, बसोली पेंटिंग, कांगड़ा पेंटिंग, ये भी घराने थे कलाकारों के। कोई तवज्जो नहीं दी गई इन घरानों के लिए। इस कला को अपनी मौत मरने दिया गया, ये खत्म हो गई है। हमारे जैसे लोग जो हैं जिन्होंने समझा कि ये खत्म हो रही है, अपना जीवन हमने लगाया है इसमें, मगर अभी भी मुझे ऐसी सरकार की ओर से आशा की किरण नजर नहीं आती जिसमें यह कला और डेवलप हो। ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। अब ब्यूरोक्रेट्स के पास ये आ जाते हैं, ये कला के जो सेक्रेटरी हैं आर्ट के, आज हॉर्टिकल्चर में, कल एग्रीकल्चर में, परसों आर्ट एंड कल्चर में, तो आते जाते रहते, कोई है नहीं एक। हाँ, उनकी पकड़ नहीं है, ना समझ इतनी है, और वो इसको कंसिडर कैसे करेंगे? वो तो अपना टाइम बिताने के लिए आते हैं ज्यादातर ब्यूरोक्रेट्स वगैरह जो है, वही नीतियां बनाते हैं, उन्हीं के आगे पास होते हैं सारे एजेंडे, सब रह जाती है बात। तो नेग्लेक्ट जो है, इट्स अ क्वाइट अ सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स आई विल से, कि नेग्लेक्ट जो करा है। अभी एक संस्था बनी थी, संस्कार भारती। संस्कार भारती से हमें उम्मीद थी कि वो देश की जो लोकल कलाएं हैं उसकी तरफ वो ध्यान देगी, मगर उसमें भी ये जो कंटेम्परेरी वाले लोग हैं यही घुसे हुए हैं, और वही उन्हीं का ही बोलबाला है। ट्रेडिशनल आर्ट के लिए संस्कार भारती कुछ भी नहीं कर रही है, खासकर मिनिएचर पेंटिंग के बारे में। ये मैं बता, ये बात मैंने बाबा योगेंद्र जी के ध्यान में भी लाई थी, वो मेरे दफ्तर में 2 घंटे बैठे रहे, मगर जब तक वही, देखिए ये कलाएं तभी विकसित होती है जब उसके पीछे पैटर्न कोई हो। कांगड़ा पेंटिंग इसलिए मशहूर हुई है कि उसके पीछे महाराजा संसार चंद का पूरा लेविश पैटर्नेज थी उनकी, अदरवाइज ये इतना ऊंची उड़ान नहीं भर सकती थी। जी जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत बहुत ये ऐसी बात कह दी है आपने कि अगर ये सरकार या हुकूमत या दूसरे जो निजामत करते हैं तमाम चीज़ों को, फाइनेंशियल सैंक्शन देते हैं, या संगीत नाटक अकेडमी या दूसरी ऐसी संस्थाएं हैं जो, तो इस पे भी उनकी नजर जानी चाहिए। ये नहीं कि उस पर बिल्कुल आग बंद करके सोच लिया कि बाकी दूसरी तो चीजें चल रही हैं, और मिनिएचर पेंटिंग है, लघु चित्रकला है वगैरह, पहाड़ी चित्रकला है, इस पे बिल्कुल बंद करके आंखें रखा है जैसे कुछ है ही नहीं। और जबकि इतनी इंपॉर्टेंट प्रेशियस चीजें जो पेट्रोनेज मिलती थी महाराजा और राजाओं के जमाने में, उसका छोटा सा भी अंश का अगर ये कंसिडर करें तो ये भी फलेगी फूलेगी। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। वो टिप्स दे पाएंगे हमारे यूथ को, अपकमिंग आर्टिस्ट को, करियर अपॉर्चुनिटीज भी जो इस पे निकल सकती हैं, उससे कुछ थोड़े से हिंट अगर हमारे युवाओं को दे दें ताकि इनकरेजमेंट मिले इस पे, प्लीज। करियर अपॉर्चुनिटीज वगैरह इस क्षेत्र के अंदर कुछ, और हमारे युवाओं के लिए कुछ टिप्स अगर आप दे पाए। जी देखिए ना, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा संगीत का ही, कि अगर किसी ने शास्त्रीय संगीत सीखना है तो उसको अपना जीवन दांव पे लगाना पड़ेगा। एक लंबी अवधि तक रियाज करके ही कोई अच्छा कलाकार बन सकता है। बिल्कुल है। वैसे ही मिनिएचर पेंटिंग की कला भी समय मांगती है, रियाज मांगती है। जो रियाज करेगा वो राज करेगा। सही बात है, जो रियाज करेगा वो राज करेगा। ठीक है, इसमें ओवरनाइट कोई प्रोसेस नहीं है। हाँ, और कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, मेहनत है और लगातार कंटिन्यूअसली सालों तक। ये तो है। मैंने देखा है नए लोगों में थोड़ा पेशेंस नहीं है कि ज्यादा दिनों तक वो टिके रहे, वो चाहते हैं ओवरनाइट सक्सेस मिल जाए। जैसे आप देखें ना कि आजकल जैसे फिल्मों में टीवी में जैसे प्रोग्राम आते हैं गाने के, फिल्मी गाने लोग बच्चे गाते हैं और वो सोचते हैं कि संगीत सीखिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। विधिवत तालीम लेने से ही कला की तरक्की होगी। सही कह रहे हैं। मेरे पास कोई सीखने के लिए आना चाहता है तो मेरे स्टूडियो के दरवाजे खुले हैं, आइए मेरे साथ काम करिए। क्या बात। Such a marvelous invitation that is being extended by you to all the art lovers, enthusiasts, जो हमारे आर्ट के जो
प्रेमी हैं, तो पंडित विजय शर्मा साहब चंबा से आपको सबको इनवाइट करने के आई। ये बताइएगा विजय साहब के आपका संगीत के अंदर भी बहुत ही एक खास टेस्ट रहा है, और हमने तो बहुत बैठकों में आपको सुना भी है कि आप गुनगुनाते भी हैं, बोलते भी हैं, और शायरी भी करते हैं, कविताएं भी करते हैं, राग रागनियों के बारे में बड़ा डीप अभी आपने बताई भी हैं आप कुछ बातें। कोई चलते चलते बताइएगा कोई किस तरीके के गाने आपको पसंद आते हैं, और कोई गुनगुनाना भी चाहे कोई गाना हमारे नाजरीन के लिए तो बड़ा मजा आएगा, प्लीज। देखिए, शास्त्रीय संगीत का मेरे को रुचि ऐसे हुई कि हमारी मिनिएचर पेंटिंग में एक सब्जेक्ट है रागमाला पेंटिंग। जी हाँ। उसमें जो संगीताचार्य जो है उन्होंने रागों के ध्यान निर्धारित किए हैं। जैसे भैरव राग है, भैरव है, 6 राग मुख्य हैं, भैरव, मालकौंस, दीपक, हिंडोल, मेघ और श्री। ये 6 राग हैं। इनकी फिर 5-5 रागिनियां हैं और 8-8 राग पुत्र हैं। तो ये 84 का एक परिवार बनता है, ये 84। अब ये रागमाला पेंटिंग जब मैं बनाता था तो मुझे समझ नहीं आती थी कि ये पेंटिंग के ध्यान निर्धारित कैसे किए हैं। बाद में मालूम पड़ा कि ये बंदिशों पे नहीं बनी है पेंटिंग। इन पेंटिंगों के ध्यान एक मध्य प्रदेश में रीवा स्टेट थी, वहां के एक संगीताचार्य हुए हैं क्षेमकर्ण। उन्होंने संस्कृत का एक ग्रंथ लिखा है रागमाला, जिसमें रागों के ध्यान उन्होंने संस्कृत में लिखे हैं। तो रागमाला समझने के लिए मुझे फिर सुनना पड़ा ये संगीत। और एक मेरा सौभाग्य था कि चंबा में राजा भूरी सिंह के पौत्र थे कंवर शेर सिंह जी। वो लाहौर में पढ़ने के लिए गए थे। उस जमाने में बड़े बड़े उस्तादों से उन्होंने संगीत सीखा था। तो जब वो बुजुर्ग हो गए तो चंबा लौट आए, तो फिर मैं उनके संपर्क में रहा करीबन 10 साल तक। तो संगीत की जो न्यूएंसेस हैं, बारीकियां हैं, किस घराने की क्या विशेषताएं हैं, उन्होंने मुझे सिखाई है। कि राग तो पहचानना आसान बात है कि मालकौंस गा रहा है, कोई भी गा रहा है, मगर किस घराने की गायकी गा रहा है ये एक मुश्किल चीज होती है। वो उन्होंने मुझे सिखाई। अच्छा संगीत क्या है, बुरा संगीत क्या है। और मेरे को जो संगीत अच्छा लगता है वो है ग्वालियर घराने का। वो ग्वालियर घराने का भी जो हदू वस्तु परंपरा का जो संगीत है। और मेरे पसंदीदा जो गायक हैं, जिनको मैं सबसे ऊंचा मानता हूँ, मेरे आराध्य जो हैं, वो हैं स्वर्गीय कृष्णराव शंकर पंडित जी। क्या बात। उन जैसा गाने वाला दोबारा पैदा नहीं होगा। पूरी शताब्दी के, कई शताब्दियों तक पैदा नहीं होगा। ऐसी गायकी थी उनकी, गजब की। और बाकी उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, उस्ताद नजाकत सलामत वगैरह, ये तो ठीक है, मगर उनका गाना जो था वो अलौकिक था। वो गुणीजनों का गाना है, हर एक आदमी अप्रिशिएट नहीं कर सकता उसको। सही बात है, क्लासिक है वो, का नहीं है। वो रेस्ट ऑफ द रेयर है वो। हालांकि मुझे पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर भी बड़े पसंद है। खासकर जो झपताल की बंदिशें हैं वो मेरे को ज्यादा अच्छी लगती हैं। कोई नमूना कोई दे पाएंगे प्लीज अभी आप, किसी भी, कुछ जो भी समझ में आ रहा हो आपको। देखिए, एक बंदिश जैसे बसंत राग की देखिए आप, उसमें बंदिश में पोइट्री होती है। बंदिश में भी स्थाई अंतरा जो है उसमें काव्य होती है ना, बंदिशों के जो बोल हैं, कविता होती है। अब ये एक ऐसी बंदिश है बसंत की जिसमें पोइट्री नहीं है, इसमें भगवान शिव के नाम है। जैसे पशुपति, गिरजापति, शंकर, अर्धांगी, वामदेव, महादेव, गंगाधर, शिव, पिनाक, नीलकंठ, शूलपाणी, ये सब भगवान शिव के नाम है। मगर उस्तादों ने इसको ऐसे तरीके से बंदिश में ढाला है कि वो बंदिश जब गाई जाती है, उसका एक नमूना मैं आपको बताता हूँ। हाँ प्लीज। पशुपति गिरिजापति हर शंकर अर्धांगी, पशुपति गिरिजापति हर शंकर अर्धांगी, वामदेव, महादेव,
गंगाधर शिव पिनाक नीलकंठ शूल पानी पशुपति गिरिजापति पशुपति। That is outstanding, beautiful, beautiful. क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत 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 खूबसूरत, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा लगा। तो पंडित विजय शर्मा साहब, आपको जाते जाते कुछ हमारे तमाम सुनने वालों को कोई आप संदेश देना चाहें इससे पहले कि हम इख्तिताम करें आज की इस महफिल का? देखिए, मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि कोई भी कला है, साहित्य है, संगीत है, मूर्ति कला है, चित्रकला है, नृत्य का कुछ भी है, जो लोग इसको इस कला में अपना जीवन लगा देते हैं, उन कलाओं के प्रति जनसाधारण में थोड़ा सा रुचि होनी चाहिए कि ये लोग इतने सालों से ये कर रहे हैं। पंडित भीमसेन जोशी जी या पंडित जसराज जी इतने सालों से नाद साधना कर रहे हैं, सुनना चाहिए वो क्या क्या चीज है। सही बात है। या कोई आर्टिस्ट पेंटिंग बना रहा है, कोई मूर्तिकार मूर्ति बना रहा है, इतनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी, तो उसकी कला को अप्रिशिएट करना चाहिए। और खासकर नई पीढ़ी को ये अप्रिशिएशन देना जरूरी है। मैंने देखा कि मैं इंडिया में कई शहरों में घूमा हूँ, मगर मैंने देखा कि कलकत्ता में जो कला संस्कृति के प्रति जो लोगों का इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा है। भारत का अगर सांस्कृतिक नगर किसी को कहा जाए तो कलकत्ता है। हर घर में संगीत मिलेगा, बच्चों को एग्जीबिशन लगाते हैं, छोटा गरीब आदमी एग्जीबिशन देखने जाता है ऐसा और कहीं किसी शहर में नहीं मिलेगा आपको। एक ऑटो चलाने वाला एग्जीबिशन देखने जा रहा है कला की। ये पता नहीं वो मिट्टी में या क्या संस्कार है वहां के लोगों में। सही ऐसा बात, अगर पूरे बिल्कुल भारत ठीक में हो है। जाए तो मैं कहता हूँ कि मजा आ जाए। वाह, और ये छोटी बचपन से प्राइमरी स्कूल से बच्चों को कला के प्रति प्रेरित किया जाना चाहिए। बच्चे तो कच्ची मिट्टी होती हैं, जैसे उनको ढालेंगे वो अपना रास्ता बना लेंगे। तो छोटी उम्र के बच्चों को ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है कि उनमें कला के संस्कार उनमें पनपे। बहुत अच्छा, बहुत रोचक और बहुत ही आपने एक एजुकेशनल मैसेज हम सबको दिया है। और मैं तो जाते जाते यही कहूंगा कि फूल ही फूल खिल उठे मेरे पैमाने में, आप आए बाहर आई मैं खाने में। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित विजय शर्मा साहब, आपके इस एपिसोड में आने के लिए। बोलते हैं ने कि इतना अच्छा आपने व्याख्यान दिया, हमको समझाया अपने आर्ट। लाइनें जो आपने जो शेर सुनाया इसको जरा मैं गुनगुना देता हूँ। हाय हाय फूल ही फूल खिल उठे मेरे पैमाने में, वाह, तो क्या आए बहार आ गई, क्या पसंद में आ गए। फूल ही फूल खिल उठे। थैंक यू वेरी मच डेविड साहब। This has been a very memorable, monumental and lovely interview. बहुत अच्छी गुफ्तगू आपसे रही। आपसे पंडित विजय शर्मा, बोलते आने के तमाम जितने भी दर्शक हैं, हम सब की तरफ से आपको मुश्तरका सलाम, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्दी मिलेंगे, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू। बोलते आईने, बोलते आईने।